Hello dear students, I am Rashmi Singh. Welcome back to my this video series. In this video, we will recovering uh, problem resulting. We will recovering our topic, which is problem recovering from lack of understanding of human development. So इससे पहले के जो वीडियो हमने बनाए थे उस वीडियो में हमने ह्यूमन डेवलपमेंट की बात की थी कि ह्यूमन डेवलपमेंट कैसा होता है, उनका वो किन किन स्टेजेस से होकर के गुजरते हैं, एक एज अ टीचर हमें उनको कैसा समझना चाहिए, एज अ पेरेंट्स हमें उनकी प्रॉब्लम्स को कैसे समझना चाहिए और कैसे हम उनके प्रॉब्लम्स को उनके जो उनसे रिलेटेड चीजें हैं जो हो रही हैं उनको हम कैसे दूर कर सकते हैं, उनके इस प्रॉब्लम को कैसे समझ सकते हैं और प्रॉब्लम को समझकर उसका सॉल्यूशन कैसे कर सकते हैं, इन सब चीजों के बारे में बात की थी। तो अब हमें जो बात करनी है कि क्या प्रॉब्लम आती हैं ऐसे ह्यूमन डेवलपमेंट को समझने में, अंडरस्टैंड करने में कि क्या ऐसे रिजल्ट्स हमारे सामने आते हैं, ऐसे क्या इश्यूज हैं जिनके बारे में हम इस वीडियो में ब्रीफली डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करें ह्यूमन डेवलपमेंट की प्रॉब्लम की, तो ये कई प्रॉब्लम होती हैं इनके अंदर, कई प्रॉब्लम इनके साथ हो सकती है डेवलपमेंट में। वो प्रॉब्लम हेरिडिटरी भी हो सकती है, इन्वायरमेंटल भी हो सकती है। तो जो ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करें तो कहा जाता है बच्चे का जो डेवलपमेंट होता है वो उसी टाइम से स्टार्ट हो जाता है जब बच्चा जन्म लेता है, और जन्म लेने के साथ साथ जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती या इंसान की डेथ नहीं हो जाती तब तक वो अपनी लाइफ में डेवलपमेंट की प्रोसेस करता रहता है। हर समय कुछ ना कुछ उसके अंदर प्रोसेस होते रहते हैं। तो आज जो हम बात करेंगे डेवलपमेंट की, उससे रिलेटेड चीजें हम अपने इस वीडियो में देख सकते हैं। तो आज लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक विच इज प्रॉब्लम रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। इसके इंट्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इंट्रोडक्शन जो भी हम इसमें देख सकते हैं क्या है, each of us has their own way of looking at our own and other people's development. These paradigms of human development, while obviously lacking in scholastic vigor, provide us with a conceptual framework for understanding ourselves and others. Scholars have come up with their own models of human development backed up by solid research. They take stand on issues on human development. अगर हम इसके इंट्रोडक्शन की बात करें तो हम इसमें देख सकते हैं कि हर पीपल का, हर बच्चे का, हर चिल्ड्रन का अपना एक अलग तरीके का डेवलपमेंट होता है। वो कोई जरूरी नहीं है कि जिसका अगर सामने वाले का दूसरी तरीके का तो उसके अगले वाले का दूसरी तरीके का डेवलपमेंट, तो ये कोई सेम डेवलपमेंट सब में नहीं होता है, सब में अलग अलग डेवलपमेंट होते हैं। सभी के डेवलपमेंट में कुछ पैराडाइज देखने को मिलती हैं जिसमें हम उनको उनके वो डेवलपमेंट जो होता है लोगों में वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का हो सकता है। किसी में कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, किसी में सोशल डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी में फिजिकल डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी में इमोशनल डेवलपमेंट जल्दी होता है, किसी में स्पीच और लैंग्वेज डेवलपमेंट जल्दी होता है। तो इस तरह की अलग अलग डेवलपमेंट हर पीपल के अपने ओन वे से होती हैं। नेक्स्ट अगर हम प्रॉब्लम्स की बात करें डेवलपमेंट में तो हम प्रॉब्लम देख सकते हैं, ये मेन 3 टाइप्स की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, जो कि सबसे फर्स्ट इज होती है नेचर वर्सेस नर्चर, दूसरी हो सकती है कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी, थर्ड इज स्टेबिलिटी वर्सेस चेंज। अगर हम नेचर वर्सेस नर्चर की बात करें तो जो डेवलपमेंट होता है, द डिग्री टू विच ह्यूमन बिहेवियर इज डिटरमाइंड बाय जेनेटिक, बायोलॉजी, इट मीन्स नेचर, और लर्न थ्रू इंटरेक्टिंग विद द एनवायरमेंट, दैट इज नर्चर। तो अगर हम बात करते हैं कि ह्यूमन बिहेवियर में नेचर डेवलपमेंट कैसा होता है, तो जो ह्यूमन बिहेवियर होते हैं उनमें नेचर डेवलपमेंट जेनेटिक भी होता है और बायोलॉजी भी होता है। जेनेटिक अगर हम नेचर के डेवलपमेंट की बात करेंगे तो जेनेटिक डेवलपमेंट जो होता है वो आप जेनेटिक डेवलपमेंट आपको जो हिंदी में जैसे हम कहेंगे
वंशानुक्रम, उसको हेरिडिटरी जिसे कहेंगे, उसके थ्रू भी होता है। और जो हेरिडिटरी होता है उसमें अगर हम बात करें तो हेरिडिटरी हिंदी इंग्लिश में हेरिडिटरी एंड हिंदी में वंशानुक्रम भी कह सकते हैं। तो हेरिडिटरी जो होता है वो लैटिन वर्ड हेरिडिटियस से बना हुआ है। हेरिडिटियस मतलब लैटिन भाषा में इस शब्द का अर्थ होता है पूंजी से, कि पूंजी क्या होती है। जो बालक जो अपने माता पिता से उत्तराधिकार के रूप में प्राप्त होती है, शाब्दिक अर्थ के आधार पर वंशानुक्रम का तात्पर्य व्यक्तियों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होने वाले बौद्धिक, शारीरिक एवं अन्य व्यक्तित्व संबंधी गुणों से है। इस अर्थ के अनुसार बालक के विभिन्न गुण, जो चिल्ड्रन होते हैं उसके विभिन्न गुण अपने अभिभावकों के समान यानी अपने पेरेंट्स के समान होते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ले सकते हैं कि अगर काले मतलब ब्लैक स्किन वाले या ब्रिटिश स्किन वाले पेरेंट्स हैं तो उनके जो बच्चे होते हैं वो ब्रिटिश स्किन के ही होते हैं। या फिर अगर हम देख सकते हैं कोई किसी अपराध से जुड़े हुए, अगर कोई अपराध से जुड़े हुए उनके माता पिता हैं तो जो उनके बच्चे होंगे वो भी हो सकता है अपराधी ही हो आगे चलकर, डेलिक्वेंट नेचर के ही हो आगे चलकर। तो ऐसा हम क्या कह सकते हैं, ये हेरिडिटरी हो सकता है कि एक मतलब बच्चों को जो अपने माँ बाप से विरासत में मिले वो हेरिडिटरी फैक्टर इसमें कहलाता है। तो ये नेचर के थ्रू होता है, जो बायोलॉजिकल जेनेटिक होता है। तो इसके लिए अगर हम कुछ देखना चाहे तो बहुत सारे जो साइकोलॉजिस्ट थे उन्होंने अपने अपनी बहुत सारी डेफिनेशंस भी दी थी इसके बारे में। तो अगर हम डेफिनेशंस की बात करें तो हम देख सकते हैं डगलस एंड हॉलैंड एक थे जिन्होंने डेफिनेशन दी थी कि एक व्यक्ति के वंशानुक्रम में वे समस्त शारीरिक बनावटें, शारीरिक विशेषताएं, कार्य अथवा क्षमताएं समाविष्ट रहती हैं जिसको वह अपने माता पिता व अन्य पूर्वजों अथवा प्रजाति से प्राप्त करता है। तो इस तरह की बहुत सारी और भी हैं डेफिनेशंस जिनके बारे में आप देख सकते हैं, किसी भी बुक्स में आप पढ़ सकते हैं इनके बारे में या ऑनलाइन भी देख सकते हैं। और जो नर्चर होता है वो क्या होता है, उसमें जो इंटरेक्शन होता है, जो चीजें सीखते हैं वो जो बच्चे या चिल्ड्रन नर्चर में जो चीजें सीखते हैं वो इंटरेक्शन इन्वायरमेंट के साथ होता है। मतलब कि इन्वायरमेंट में आकर के, जैसे कि बच्चा, एक हमने सीखा कि नेचुरल जो प्रोसेस होती है ह्यूमन डेवलपमेंट की, कि बच्चा बाय बर्थ अपने हेरिडिटरी के कारण, बायोलॉजिकल के जेनेटिक्स के कारण या बायोलॉजिकल फैक्टर के कारण बच्चे सीखते हैं जो उनको अपने माँ बाप से विरासत में मिलती है, जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होती रहती है, तो उसके थ्रू मिलता है। लेकिन अगर हम नर्चर की बात करें तो इसमें जो सीखने का प्रोसेस होता है वो इन्वायरमेंट के उसमें इंटरेक्शन में आकर के इन्वायरमेंट के साथ होता है। जैसे कि जब बच्चा जन्म लेता है तो वो सिर्फ अपने माता पिता से ही कुछ सीखता है, माँ बाप के द्वारा ही बताई गई चीजों से ही सीखता है। लेकिन जैसे धीरे धीरे बच्चा बड़ा होता है वो फैमिली, अपने परिवार से निकलकर बाहर के लोगों से इंटरेक्ट करता है, बाहर की सोसाइटी से मिलता है, या फिर और अपने स्कूल्स में जाता है, कॉलेज में जाता है, तो वो क्या होता है कि दूसरे एनवायरनमेंट पे दूसरे लोगों के संपर्क में आ रहा है, दूसरे लोगों से इंटरेक्ट कर रहा है। तो वो क्या हो रहा है, उससे उसके अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है वो एक नर्चर प्रोसेस के थ्रू हो रहा है। तो इसको और ब्रीफली डिस्क्राइब करते हुए हम आगे देख सकते हैं कि नेचर behavior is caused by innate characteristics, the psychological, biological characteristics we are born with. Second है, behavior is therefore determined by biology. Also a determined view suggests all behavior is determined by hereditary factors, inherited characteristics or genetic makeup we are born with. All possible behaviors are said to be present from conception. Genes provides the blueprints for all behaviors. Some present from birth, other pre-programmed to emerge with age is a development approach. Example is that children through processes change at a predetermined age related stages
changes in age are related to changes in behavior। तो अगर हम नेचर की बात करें तो नेचर में आपने देखा है कि बहुत सारे बिहेवियर के जो इननेट कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनके बिहेवियर चेंज होने के कारण वो बहुत सारे होते हैं, जिसमें कि पहला होता है कि साइकोलॉजिकल बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें तो वो साइकोलॉजिकल और बायोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स के साथ ही जब बच्चे का जन्म होता है तो उसमें जो चीजें आती हैं, जो चीजें प्रोसेस वो सीखता है वो कैसे होता है, वो जेनेटिक होता है। जैसे कि इससे पहले मैंने आपको बताया नेचर मतलब कि जो हमें जेनेटिक, जो हमें हेरिडिटरी के थ्रू हमें चीजें मिलती हैं, बायोलॉजिकल थ्रू मिलती हैं, वो होती हैं। तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स हमने जो बताए थे आप उसके बारे में देख सकते हैं कि फैक्टर्स की अगर हम बात करते हैं तो फैक्टर्स जो होते हैं वो हमारे होते हैं कि जितने इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, जेनेटिक मेकअप होते हैं, वो सब क्या होते हैं, एक बच्चा जब जन्म लेता है तो इन सबके साथ में लेता है। फिर जितने भी पॉसिबल बिहेवियर्स होते हैं उनके बारे में हम बात करें तो वो सारी चीजें जितना मैंने आपसे इससे पहले बताया कि जेनेटिक क्या होता है, जो नेचर होता है वो ह्यूमन डेवलपमेंट में जेनेटिक होता है। नेचर जो बच्चे में जेनेटिक होगा, जो बच्चे अपने पूर्वजों से, अपने उनके पूर्वजों से उनके माता पिता को मिला होगा डेवलपमेंट, जो वो डेवलपमेंट बच्चे माता पिता से बच्चों में आएगा। जैसे कि पहले भी हमने बताया फॉर एग्जांपल कि अगर पेरेंट्स के अंदर कोई कमी है, जैसे कि पेरेंट्स डेलिक्वेंट नेचर के हैं तो वो डेलिक्वेंसी नेचर उनके बच्चों में भी आ सकती है। और अगर कलर की बात करते हैं, कोई किसी के फादर मदर वाइट मतलब फेयर कलर है उनका, फेयर कॉम्प्लेक्शन है उनका, तो उनके बच्चे फेयर कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। या फिर मदर फादर अगर ब्रिटिश कलर है उनका कॉम्प्लेक्शन, स्किन कॉम्प्लेक्शन, तो बच्चे भी जो है वो ब्रिटिश स्किन कॉम्प्लेक्शन के होते हैं। तो ये हमें क्या होता है, हेरिडिटरी प्रोसेस होता है, हेरिडिटरी डेवलपमेंट होता है जो कि एक बच्चे के अंदर चलता रहता है, वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर होते रहते हैं। वो बहुत सारी चीजें होती हैं जैसे कि वो हो सकता है कि आगे चलकर तुरंत वो डेवलपमेंट ना दिखे बच्चे में, वो ट्रांसफर हेरिडिटरी जो होता है वो तुरंत ना दिखे। हो सकता है बहुत सारे लोगों में बच्चों में आगे चल करके कुछ चीजें होती हैं कि जैसे मदर फादर के अंदर होती है जो क्वालिटीज होती हैं वो बच्चों में भी आने लगती है। तो इस तरह के प्रोसेस हमारे नेचर डेवलपमेंट में पाए जाएंगे, जो नेचुरल ह्यूमन डेवलपमेंट होता है जो उसमें पाए जाते हैं, उन बच्चों में, उन बालकों में देखा जाता है ये डेवलपमेंट। नेक्स्ट हम बात करेंगे अगर नर्चर की, तो नर्चर डेवलपमेंट में हम देख सकते हैं an individual's behavior is determined by the environment, the things people teach them, the things they observe, and because of the different situations they are in. Also a determinist view purposes all human behavior is the result of interactions with the environment. Behaviorist theories are nurture theories. Behavior is shaped by interaction with the environment, born an empty vessel waiting to be filled up by experiences gained from environmental interaction. No limit to what they can achieve depends on quality of external influences and not genes. The quality of the environment is key. You can become anything provided the environment is right. अगर हमने अभी तक नेचर डेवलपमेंट की बात की, नेचुरल डेवलपमेंट क्या होता है, अब हमने नेचर वर्सेस नर्चर के बारे में हम पढ़ रहे हैं। तो हम अगर नर्चर डेवलपमेंट के बारे में देखें तो नर्चर डेवलपमेंट का जो रिश्ता होता है वो हमारे जीन से या इन सब से नहीं होता है। वो हमारे बिहेवियर में जो चेंजेस होते हैं तो वो तब होते हैं जब हम बाहर के एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्ट करते हैं। क्योंकि जब बच्चा जन्म लेता है, तो जब एक छोटा बच्चा होता है जो जन्म लेता है तो जन्म के समय उसका माइंड जो होता है वो बिल्कुल भी ब्लैंक होता है, उसको कुछ भी नहीं पता होता है, एक खाली कॉपी की तरह होता है जिसमें हम जो लिखेंगे बच्चे के दिमाग में वही जाएगा। तो जो बच्चा जन्म लेता है तो वो
जब और लोगों से इंटरेक्ट करता है, जो बाहरी इन्वायरमेंट है, जो बिहेवियर उसके अंदर चेंजेस आएंगे, बिहेवियरल चेंजेस जो उसके अंदर होंगे, जिसे हम हिंदी में व्यवहारिक परिवर्तन कहेंगे, वो चेंजेस जो आएंगे वो बाहरी इन्वायरमेंट के थ्रू आते हैं। इसमें कोई भी बायोटिक या जेनेटिक उसमें डेवलपमेंट इसमें कोई मतलब नहीं होता है। इसमें हम बात करते हैं बाहरी इन्वायरमेंट की, जो जिस इन्वायरमेंट के थ्रू उसका बिहेवियर चेंज होता है। तो जब बच्चा एक एम्पटी माइंड के उससे वो जन्म लेता है, फिर धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चा बड़ा होता है, उसके अंदर जैसे एक्सपीरियंसेस आते हैं, जैसे कि होता है कि हम गिर कर ही सीखते हैं चीजों को। जब तक हम गिरेंगे नहीं तब तक हम चीजों को उतने अच्छे से नहीं सीख सकते हैं। तो गिर कर सीखने को ही हम सबसे अच्छा एक्सपीरियंस हमें आता है, उससे मिलता है। हम कोई काम करने के लिए, मान लीजिए फॉर एग्जांपल हम कोई काम करते हैं, तो उस काम को हम तब तक बहुत अच्छे से नहीं सीख सकते हैं जब तक कि हम उस काम में बहुत ज्यादा बार बार हम उस काम में किसी चीज को करने में फेल ना हो, किसी चीज को काम हमारा खराब ना हो। जब तक हम उसको 2-3 बार नहीं करते तब तक हमारे अंदर एक्सपीरियंस नहीं आता, क्योंकि इंसान अपनी गलतियों से ही तो सीखता है। तो गलतियों से सीखने का मतलब यही है कि हमारे अंदर एक्सपीरियंस, जितना हम गलतियों से अपनी सीखेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर एक्सपीरियंस डेवलप होगा, हमारे अंदर डेवलपमेंट उतना अच्छा होगा। तो अपने इन एक्सपीरियंसेस के थ्रू, अपने डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेज स्पीच जो हम दूसरे लोगों से सीखते हैं, हमारे अंदर जो स्किल डेवलप होती है, उसके थ्रू हम ये सब चीजें हमारे नर्चर प्रोसेस में आती हैं। हमारे अंदर जो नर्चर डेवलपमेंट होता है, वो जो हमारा बिहेवियर जो चेंजेस होता है, वो हमारे अंदर इन्वायरमेंटल कॉजेस के थ्रू होता है। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट। तो कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट की अगर हम बात करते हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कॉन्टिन्यूटी एंड डिसकॉन्टिन्यूटी आर two competing theories in developmental psychology that attempt to explain how people change through the course of their lives, where the continuity theory says that someone changes throughout their life along a smooth course, while the discontinuity theory instead contends that people change abruptly. These changes can be described as a wide variety of someone's social and behavioral makeup, like their emotions, traditions, beliefs. Furthermore, continuity and discontinuity disagree with one another in how they assess the changes that someone undergoes throughout the course of their lives. अगर हम कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करते हैं, तो ये जो कॉन्टिन्यूटी और कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट होता है, ये दो तरह के डेवलपमेंट जो होते हैं, ये एक कॉम्पिटिंग थ्योरी है जो कि डेवलपमेंट में, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट में एक पीपल के चेंज को, यानी लोगों के जो चेंजेस हो रहे हैं, लोगों में जो परिवर्तन हो रहे हैं, उनको एक्सप्लेन करता है। वो जो परिवर्तन है, वो उसका परिवर्तन उनके रहने के तरीके से हो सकता है। जिस थ्योरी की हम बात करें, अगर हम कंटिन्यूटी थ्योरी की बात करते हैं, तो हम कह सकते हैं कि कुछ एक जैसे परिवर्तन जो उनकी लाइफ के थ्रू होता है, जो स्मूथली कोर्स के थ्रू होता है, जैसे कि हम कैसी लाइफ को हम जी रहे हैं, हम ये देखते हैं कि हमारे अंदर कैसी लाइफ को हम जी रहे हैं, हमारे अंदर मतलब हम अपनी कैसी सोसाइटी में रह रहे हैं, इस सोसाइटी, हम अपनी लाइफ के जो लिविंग स्टाइल होती है वो कैसा अपना रहे हैं, हम कैसे सोसाइटी में रह रहे हैं, ये देखने के लिए हम कॉन्टिन्यूटी थ्योरी में देखते हैं कि बच्चे, क्योंकि कहा जाता है कि आप जैसी जगह रहते, जैसे इन्वायरमेंट में रहते हैं, आपके अंदर चेंजेस, आपका जो बिहेवियरल चेंजेस होता है, वो उसी के अकॉर्डिंग होता है। क्योंकि हम चीजों को देख कर ही तो सीखते हैं, तो चीजों को देख कर सीखना या उसको देख कर अपने जीवन में उतारना, अपनाना,
आना वही आता है आपकी कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट में, कि वो कॉन्टिन्यूटी डेवलपमेंट आपके लाइफ से रिलेटेड होता है, आप उसको कैसे रह रहे हैं, कैसे अपना रहे हैं दूसरों को देखकर चीजों को, वो आपके अंदर इसमें आता है। उसी जगह बहुत ही स्मूथली कोर्स में चलता रहता है। उसी के साथ अगर हम डिसकंटिन्यूटी थ्योरी की बात करें तो वो जो चेंज होता है, ऐसा चेंज डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में अगर हम देखें तो पीपल के अंदर जो चेंज होते हैं वो एब्रप्टली होते हैं। ये चेंजेस एक तरह से अगर हम डिस्क्राइब करना चाहें एक तरह से, तो ये हम देख सकते हैं कि बहुत ही वाइड वैरायटी में होता है। जो लोगों के किसी के सोशल एंड बिहेवियरल मेकअप में, जैसे सोशल और बिहेवियरल मेकअप की अगर हम बात करें तो इसके अंदर क्या क्या आते हैं, आपके इमोशंस आते हैं, ट्रेडिशंस आते हैं, बिलीव्स होते हैं, फर्दरमोर कॉन्टिन्यूटी, ये सारी चीजें इसमें इसके अंतर्गत आती हैं जिनका मतलब सोशल एंड बिहेवियरल जिससे इनके अंदर चेंजेस होते हैं, तो वो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी के अंतर्गत आते हैं। यानी कि कॉन्टिन्यूटी थ्योरी मतलब जिसमें कि हम किस तरीके से अपने रह रहे हैं, हम किस तरह से अपना लाइफ स्टाइल किस तरह से ये देख रहे हैं, किस तरह से चीजों को समझ रहे हैं, वो आता है डिसकंटिन्यूटी में थ्योरी में। आपका इमोशंस, आपके बिहेवियरल और सोशल चेंजेस जो होते हैं, मेनली कह सकते हैं, वो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में आता है। और अगर हम इसी को कंटिन्यू करते हुए डिसकंटिन्यूटी थ्योरी को देखें तो हम देख सकते हैं डिसकंटिन्यूटी disagree with one and other in how they assess the changes that someone undergoes throughout the course of their life. The continuity theory examines the way someone changes in a quantitative and continuous respect. Discontinuity theory, on the other hand, looks at these changes through the lens of a qualitative analysis with an emphasis on the discontinuous nature of how someone changes. अगर हम उसी में आगे हम देख सकते हैं कि अगर हम डिसकंटिन्यूटी से डिसएग्री होते हैं, डिसकंटिन्यूटी थ्योरी जो होती है उससे हम डिसएग्री होते हैं, तो उसके साथ ही हम देख सकते हैं दूसरी तरफ अगर हम देखें तो हम देख सकते हैं हमारे अंदर कैसे जो चेंजेस होते हैं वो उसके कैसे चलते हैं, कैसे वो थ्रू आउट आगे चलते कोर्स ऑफ देयर लाइफ में कैसे बढ़ते हैं। और जो कॉन्टिन्यूटी थ्योरी होती है अगर हम इसको एग्जामिन वे में देखें तो हम देख सकते हैं कि एक क्वालिटेटिव एंड कॉन्टिन्यूअस रिस्पेक्ट वे में चलती है। डिसकंटिन्यूटी थ्योरी जो होती है अगर हम दूसरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो हम देख सकते हैं कि इसमें जो चेंजेस होते हैं वो क्वालिटेटिव एनालिसिस के थ्रू होते हैं। और जो डिसकंटिन्यूटी नेचर होता है कि कैसे दूसरों में किसी में उसके अंदर चेंजेस आ रहे हैं, किसी दूसरे में उसके अंदर कैसे चेंजेस आ रहे हैं, किसी में कैसे चेंजेस हो रहे हैं, वो डिसकंटिन्यूटी थ्योरी में आता है। अब नेक्स्ट हम देख सकते हैं इज चाइल्ड डेवलपमेंट कॉन्टिन्यूअस और डिसकंटिन्यूअस, कि क्या चाइल्ड में जो डेवलपमेंट हो रहा है, किसी बच्चे में डेवलपमेंट हो रहा है, वो कॉन्टिन्यूअस है और डिसकंटिन्यूअस डेवलपमेंट है, किस तरह का डेवलपमेंट है। सो लेट्स सी, नॉट ऑल साइकोलॉजिस्ट however agree that development is a continuous process. Some views development as a discontinuous process. They believe development involves distinct and separate stages with different kinds of behavior occurring in each stage. अगर हम इस क्वेश्चन का आंसर ढूंढने चले तो इसका आंसर करना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, कुछ साइकोलॉजिस्ट, सभी की बात नहीं कर रहे हम, कुछ साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस से कॉन्टिन्यूअस जो डेवलपमेंट प्रोसेस होता है उससे एग्री करते हैं। और कुछ की अगर व्यूज देखें तो उनके मतलब है कि वो जो डेवलपमेंट होता है वो एक तरह का डिसकंटिन्यूअस प्रोसेस होता है। मतलब कि आधे 50% अगर हम बात करें, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं जो चाइल्ड डेवलपमेंट होता है वो कॉन्टिन्यूअस वे में होता है, और कुछ जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो कहते हैं कि चाइल्ड डेवलपमेंट जो होता है वो डिसकंटिन्यूअस होता है। तो अगर हम बिलीव करें डेवलपमेंट में तो हम देख सकते हैं कि सबके एक सेपरेट स्टेजेस होते हैं डेवलपमेंट के, जो सेपरेट स्टेजेस डिफरेंट काइंड्स के साथ उनके बिहेवियर में पाए जाते हैं, और हर स्टेज में वो
चेंजेस, वो डेवलपमेंट आते रहते हैं। तो हम ये एक किसी को बच्चे के अंदर ये नहीं कह सकते हैं कि उसके अंदर सिर्फ कॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है या उसके अंदर सिर्फ डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट हो रहा है। ये कहना बिल्कुल ही गलत होगा अगर हम सिर्फ एक डेवलपमेंट की बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि सबके डेवलपमेंट का प्रोसेस, स्टेजेस सबकी अलग अलग होती हैं। हर बच्चे की अपनी अलग एबिलिटी होती है, हर बच्चे का अपना अलग IQ होता है, हर बच्चे का अपना अलग तरीके का डेवलपमेंट प्रोसेस होता है। तो हर बच्चे में अलग अलग डेवलपमेंट पाया जाता है, जिसमें डिसकॉन्टिन्यूअस, कुछ बच्चों में हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट पाया जाए और कुछ में हो सकता है कि डिसकॉन्टिन्यूअस डेवलपमेंट पाया जाए। सो ये दोनों तरह के डेवलपमेंट हो सकते हैं बच्चों के अंदर। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेबिलिटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी। स्टेबिलिटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी की बात करें तो इसमें हम देख सकते हैं deals with the issue of whether or not personality traits present during infancy endure throughout the lifespan. The stability change debate describes the developmental psychology discussion about whether personality traits that are present in an individual at birth remain constant or change throughout the lifespan. For example, does a naturally extroverted and talkative baby remain that way for their entire life? The stability versus change debate is one of the fundamental questions in developmental psychology, along with nature versus nurture. Typically, sectional and longitudinal studies are used in research concerning stability versus change. जो स्टेबिलिटी वर्सेस डिसकंटिन्यूटी थ्योरी होती है, ये कुछ कुछ नेचर वर्सेस नर्चर थ्योरी के ही तरह हो सकती है, की तरह ही होती है, जिसमें कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है, इसमें जो बच्चे होते हैं वो नेचुरली, कुछ बच्चे एक्सट्रावर्ट होते हैं जिनको ज्यादा बोलने की आदत होती है, दूसरों से ज्यादा अपनी बातों को कहने की, खुल के बात होते करने की बात होती है। ऐसे बच्चे जो आते हैं वो स्टेबिलिटी, उसमें डिसकंटिन्यूटी और स्टेबिलिटी के जो चेंजेस, जो स्टेबिलिटी चेंजेस सॉरी उनके अंदर जो होते हैं, वो बच्चे इस कैटेगरी में आते हैं कि वो अपनी बात को लोगों के सामने खुलकर कहते हैं, वो अपनी चीजों को लोगों के सामने खुलकर रखते हैं कि नहीं, अगर ये चेंजेस, मतलब हमारी ये बात है तो वो ऐसे, क्योंकि वो डिबेट फॉर्म में वो चीजों को आर्ग्यू उसमें रखते हैं कि अपनी बात को कहना जानते हैं, उनके अंदर ऐसा डेवलपमेंट होता है, यानी कि एक्सट्रोवर्ट डेवलपमेंट पाया जाता है। अब अगर हम चेंज थ्योरिस्ट की बात करें, चेंज थ्योरिस्ट क्या कहते हैं डेवलपमेंट में के एस्पेक्ट्स में, तो हम देख सकते हैं पर्सनैलिटीज आर मॉडिफाइड by interactions with family, experiences at school, and acculturation. Studies of children have often revealed impressive stability over time in aspects of development, such as the attachment to their parents or in personality. However, there is evidence which suggests a contrary views that change is both possible and indeed is likely under appropriate conditions. अगर हम चेंज थ्योरिस्ट की बात करें तो जो पर्सनैलिटीज होती हैं वो किसके द्वारा इंटरेक्शन में आती हैं, अपनी फैमिली के साथ, जिसमें हम एक्सपीरियंसेस हमें कहाँ से मिलते हैं, इंटरेक्शंस की अगर हम फर्स्ट इंटरेक्शन की बात करें पर्सनैलिटी को मॉडिफाई करने के लिए, तो वो होती है हमारी फैमिली के साथ हम इंटरेक्शंस करते हैं। उसके बाद अगर हम एक्सपीरियंसेस की बात करें, अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एक्सपीरियंसेस की बात करें तो वो एक्सपीरियंस बच्चों को कहाँ से मिलता है, स्कूल से मिलता है। स्कूल में क्या होता है कि
आपको किसी काम को, किसी प्रोजेक्ट को दिया जाता है मान लीजिए करने के लिए, तो एक प्रोजेक्ट में एक ग्रुप में बच्चों को डिवाइड कर दिया जाता है कि आपको ये ग्रुप में वर्क करना है, इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करना है। फिर बच्चे आपस में मिलते हैं, बात करते हैं कि तुम्हें ये काम करना है, अपना प्लानिंग करते हैं कैसे ऑर्गेनाइज करना है, कैसे क्या करना है, तो कैसे डेटा निकालना है, कैसा कहाँ से डेटा कलेक्ट करना है, ये सब आपस में डिसाइड करते हैं। तो क्या होता है कि कुछ के प्रोजेक्ट्स बहुत अच्छे होते हैं, किसी ग्रुप के प्रोजेक्ट बहुत कम अच्छे हो पाते हैं। तो क्या होता है, लेकिन बहुत कम अच्छे होने के भी क्या होता है कि एक्सपीरियंस मिल रहा है बच्चे को। अगर बहुत अच्छा भी हो रहा है तो उसको भी एक्सपीरियंस, क्योंकि उसने जब काम किया होगा तो उस काम के दौरान उसने जितनी भी प्रॉब्लम फेस की होंगी, उस सब प्रॉब्लम से क्या हो रहा है, बच्चे को एक तरह से एक्सपीरियंस ही मिल रहा है। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं जो चेंजेस थ्योरिस्ट के अगर हम बात करें, तो इसमें जो चेंज होता है पर्सनैलिटी में, वो एक्सपीरियंसेस के बेस में होता है, इंटरेक्शंस के बेस में होता है, डिफरेंट एनवायरनमेंट के बेस में होता है, जहां पे उनकी पर्सनैलिटी में चेंजेस जिससे पाया जाता है। सो अगर हम देखें कि जो भी प्रॉब्लम हमने देखी, चाहे वो हमने नेचर वर्सेस नर्चर की देखी हो, चाहे वो हमने स्टेबिलिटी वर्सेस चेंजेस की देखी हो, या कॉन्टिन्यूटी वर्सेस डिसकॉन्टिन्यूटी थ्योरी में देखी हो, तो जो डेवलपमेंट होता है वो डिफरेंट डिफरेंट तरीके का होता है। हर डेवलपमेंट, बच्चे की कुछ डेवलपमेंट जो होती है वो उनके हेरिडिटी से रिलेटेड होती है, कुछ डेवलपमेंट जो बच्चे में होता है वो उनके एनवायरनमेंट के थ्रू, एक्सपीरियंसेस के बेस्ड पे होता है। तो इस तरह के जो डेवलपमेंट होते हैं बच्चे के अंदर, जो प्रॉब्लम्स बच्चे के अंदर अगर हम देखें तो उनके अंदर बहुत सारी प्रॉब्लम्स पाई जाती है। कि कुछ बच्चे होते हैं जो बहुत ही इंट्रोवर्ट होते हैं, बहुत एक्सट्रोवर्ट ना होकर इंट्रोवर्ट बच्चे होते हैं। तो इंट्रोवर्ट क्या होता है कि वो अपनी बात को दूसरों के आगे नहीं कह पाते हैं, तो वो अपनी प्रॉब्लम्स जो उनके साथ होती हैं वो दूसरों से शेयर नहीं कर पाते हैं। तो इसके लिए जो जिम्मेदारी बनती है वो हमारे फैमिली में हमारे पेरेंट्स की बनती है, और अगर स्कूल में बात करें तो टीचर्स की बनती है। कि अगर बच्चा बहुत ज्यादा शाय नेचर का है, बहुत ज्यादा इंट्रोवर्ट है, तो हमें उससे खुलकर बात करनी चाहिए, हमें उससे एक फ्रेंडली अपना नेचर रखना चाहिए कि बच्चे अपनी बातें हमारे सामने रख सके, जिससे कि हम उसकी प्रॉब्लम्स को स्टार्टिंग से ही दूर कर सके। क्योंकि अगर बच्चे की प्रॉब्लम हम स्टार्टिंग से दूर करेंगे तो बच्चा उतने अच्छे से अपना काम कर सकेगा, उतने अच्छे से ही चीजों को, उसकी प्रॉब्लम को जितनी जल्दी हम दूर कर सकते हैं, वो प्रॉब्लम दूर करके वो बच्चा उतनी अच्छे से अपनी पर्सनैलिटी को और डेवलप कर सकता है। तो स्कूल्स में इसीलिए आजकल क्या होता है, साइकोलॉजिस्ट रखे जाते हैं जो बच्चे के माइंड को पढ़ते हैं, बच्चे को देखते हैं, समझते हैं, सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम का सोल्यूशन देते हैं। तो इसीलिए आपको अपना जो बच्चा है, अगर आप एज अ पेरेंट्स भी अपने बच्चे के स्कूल तो भेज रहे हैं, अगर वहां पे भी सब कुछ सही, तो आपको उसके अच्छे डेवलपमेंट के लिए अपने घर पर भी पेरेंट्स के रूप में भी आपको उनके साथ एक फ्रेंडली इंटरेक्शन रखना चाहिए, जिससे कि बच्चे अपने बात कह सके और उनका जो डेवलपमेंट है वो बहुत अच्छे से हो सके। जो भी उनके साथ प्रॉब्लम्स होती हैं वो प्रॉब्लम्स को वो दूर कर सके। सो आई होप स्टूडेंट्स कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा, आप लोग को इसे बेनिफिट करेगा मेरा वीडियो, कि ये आपके कोर्स में जो भी चीजें हैं उसको पूरा कंप्लीट कवर करें, और आपके आगे जो एग्जाम आप दे या कहीं और भी कॉम्पिटिशन एग्जाम्स दे तो उसमें आपके लिए ये हेल्पफुल हो। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।